नमस्कार सभी को। सुनंदा रानी, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज मैं आपके सम्मुख हिंदी शिक्षण में शैक्षणिक निदान एवं उपचार के अंतर्गत भूमिका, दोष व अशुद्धियां, अशुद्धियों के कारण एवं अशुद्धियों को दूर करने के उपाय के बारे में विस्तार पूर्वक आप लोगों को जानकारी दूंगी। भूमिका के अंतर्गत बच्चों, सबसे पहले भाषा के मुख्यतः दो आधार हैं, मानसिक तथा भौतिक। इसमें भाषा के मानसिक आधार का संबंध विचारों से और भौतिक आधार का संबंध भाषा की ध्वनियों से है। जब मुख से ध्वनियों का उच्चारण होता है तब हम उसे भाषा का मौखिक एवं उच्चारित या उच्चरित रूप कहते हैं। परंतु जब ये ध्वनियां मुख्यतः चिन्हों के रूप में लिखी जाती है तब वे लिखित भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। अगला है मानसिक आधार का शब्द ध्वनियों के तथा भौतिक आधार का संबंध विचारों से है। भाषा की ध्वनियां जिन लेखों में लिखी जाती हैं उन्हें लिपि कहते हैं। कहने का मतलब यह है बच्चों, जिन ध्वनियों को भाषा की लिपि के द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा या लिखित रूप उसके उचित रूप के समान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लिखित भाषा ही ज्ञान के भंडार को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पहुंचाती है। ठीक है, इसके द्वारा हम अपने पूर्वजों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में मौखिक भाषा के साथ साथ लिखित भाषा का भी शिक्षण प्रदान किया जाता है। हिंदी भाषा में सिर्फ मौखिक भाषा का भी नहीं, लिखित भाषा के साथ साथ क्या है बच्चों, मौखिक भाषा का भी ज्ञान प्रदान बच्चों को किया जाता है। मौखिक या उच्चरित भाषा के शिक्षण से विद्यार्थी उचित गति, प्रवाह, विराम आदि के साथ शुद्ध भाषा बोलना सीख जाते हैं। लेकिन लेखन कौशल प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को लिपि चिन्हों की सही और सुंदर बनावट की शिक्षा दी जाती है और बाद में कलात्मक तथा शुद्ध भाषा में लिखना सिखाया जाता है। आरंभिक कक्षाओं में भाषा के उच्चरित रूप को प्रमुखता प्रदान दी जाती है, लेकिन आगे चलकर उच्च कक्षाओं में लिखित भाषा को मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। डॉक्टर उमा मंगल कहती हैं, सामान्य रूप से लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करना लेखन कौशल का या लिखित अभिव्यक्ति कहा जाता है। कहने का मतलब जो सामान्य रूप से हम अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने मनोवेगों को, अपने अनुभवों को लिखकर जो अभिव्यक्त करते हैं उसे क्या है, लिखित अभिव्यक्ति कहा जाता है। लिपि का ज्ञान प्रदान करने के लिए भाषा के लिखित रूप का प्रयोग कर व्यक्ति अपने भावों को, विचारों को लेखन कौशल के द्वारा क्या है, स्थायित्व यानी कि स्थायित्व प्रदान करता है। साहित्य के स्थायित्व एवं समृद्धि का मुख्य आधार यही लिखित अभिव्यक्ति ही है। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों, जो हम सुनते हैं श्रवण कौशल का विकास भी जरूरी है, पर जो सुनी हुई बातें हैं वो उसमें वो स्थायी रूप नहीं है। लिख कर ही हम अपने जो भी दस्तावेज है, जो भी हमारे विचार है, जो भी आत्मा अभिव्यक्ति है, जो भी क्या है, किसी के बारे में लिखना है, कहानी लिखना है, कुछ भी लिखना है, अपना लेखा जोखा, दैनिक लेखा जोखा रखना है, अपने स्कूल के संचित अभिलेख रखना है, अपने बच्चों से संबंधित अभिलेख तैयार करना है। ये स्थायी रूप से तभी रह सकते हैं बच्चों जब आप लिखित रूप से इसको लिख करके स्थायित्व प्रदान करते हैं। अगला है हिंदी शिक्षण में पठन कौशल और लेखन कौशल दोनों का विशेष महत्व है। पठन में अनेक दोष देखे जा सकते हैं, यथा कुछ बच्चों में नेत्र दोष, वर्णों तथा शब्दों का समुचित ज्ञान न होना। कहने का मतलब यह है कि पठन में अनेक दोष देखे जा सकते हैं। इसके लिए अनेक कारण हो सकते हैं, या तो नेत्र दोष हो सकता है बच्चों, या फिर समुचित ज्ञान ना होना। क्या है, शब्दों का समुचित ज्ञान न होना, कक्षों में प्रकाश की उचित व्यवस्था न होना, बच्चों में श्रवण दोष होना,
अथवा कुछ मानसिक दोष आदि अनेक कारण हो सकते हैं। इस संबंध में पठन अथवा वाचन करते समय अक्सर बच्चे पूरे शब्द में से किसी एक ध्वनि का लोप कर देते हैं, अर्थात मात्रा परिवर्तन की तरफ ध्यान नहीं देते। प्राय वे औरतों को औरत, औरत को औरत पढ़ते हैं और मौका को मौका लिखते हैं। कभी कभी बच्चे ऊ के स्थान पर आ का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार मतलब यह है कि चाकू को चाकू, लखनऊ को लखनऊ लिखते हैं। यही नहीं, बच्चों को बलागात, तान, अनुतान का समुचित ज्ञान नहीं होता। तो इसमें क्या है, शिक्षक को बच्चों को यह तान, बलागात, स्वरागात ये सब अच्छे से पहले पढ़ाना होता है, फिर जाकर के बच्चों को ये सिखाना होता है। कुछ बच्चों के वाग यंत्र में भी विकार होता है, ठीक है ना। कुछ बच्चे देर से बोलते हैं, कुछ अटक अटक कर बोलते हैं। श्रवण दोष के कारण भी बच्चे ध्वनियों को ठीक प्रकार से नहीं सुन पाते हैं। इस प्रकार पठन दोष के कारणों को जानने के बाद उपचार संबंधी अनेक उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है। अगला है, शिक्षक को अपना कर्तव्य ईमानदारी के साथ पूरा करना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ये जो जितने भी दोष हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो श्रवण संबंधी दोष है, चाहे वो लेखन संबंधी दोष है, चाहे वो वाचन संबंधी दोष है, चाहे वो मौखिक अभिव्यक्ति या वाक कौशल संबंधी दोष है, उनको क्या है दूर करने के लिए शिक्षक को कक्षा कक्ष में बहुत सारे उपचारात्मक निदान करने होंगे और बच्चों को बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक ढंग से बच्चों को समझाना होगा, ठीक है। जो बच्चे अटक अटक कर बोलते हैं अथवा पठन करते समय पुनरावृत्ति दोष से ग्रसित है, उनके लिए वाणी विशेषज्ञ की आवश्यकता या आवश्यक सलाह लेकर उपचार करवाया जाना चाहिए। आजकल बड़े बड़े अस्पतालों में प्राय वाणी विशेषज्ञ उपलब्ध हो जाते हैं। जिन बच्चों में श्रवण दोष है उनका उपचार भी किसी योग्य चिकित्सक के द्वारा किया जा सकता है। शिक्षक को बच्चे के माँ बाप को यह सलाह देनी चाहिए कि वे शीघ्र ही ENT के विशेषज्ञ डॉक्टर या विशेष डॉक्टर के संपर्क करके बच्चे का अच्छा उपचार करवाया जाए। कक्षा में बच्चों की कम संख्या होनी चाहिए ताकि शिक्षक प्रत्येक बच्चे की ओर ध्यान दे सके। कहने का मतलब यह, बच्चों की कक्षा में बच्चों की संख्या ऐसे नहीं कि आपको 30 बच्चे, एक टीचर पर 30 बच्चे या 40 बच्चे हैं और आपको दे दिया जी 80 बच्चे। तो इस अवस्था में अध्यापक जो है व्यक्तिगत रूप से बच्चे के या एक बच्चे पर ध्यान नहीं दे सकता। व्यक्तिगत ध्यान की कमी हो जाती है। जब व्यक्तिगत ध्यान की कमी होती है तो बच्चे में जो कमियां हैं, जो उसके अंदर दोष है, जो उसके अंदर जो समस्याएं हैं, वो कभी भी अध्यापक दूर नहीं कर पाता है, ठीक है। आरंभिक कक्षाओं में भाषा के उच्चरित रूप को प्रमुखता प्रदान की जाती है, लेकिन आगे चलकर उच्च कक्षाओं में लिखित भाषा को मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। डॉक्टर उमा मंगल फिर से कहती हैं कि सामान्य रूप से लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करना लेखन कौशल या लिखित अभिव्यक्ति कहा जाता है। लिपि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भाषा के लिखित रूप का प्रयोग कर व्यक्ति अपने भावों, विचारों, लेखन कौशलों के द्वारा स्थायित्व प्रदान करना सीख जाता है। साहित्य के स्थायित्व एवं समृद्धि का मुख्य आधार यही लेखन अभिव्यक्ति ही है, ठीक है। हमारे जीवन में मौखिक भाषा के साथ साथ लिखित भाषा का भी विशेष महत्व है, क्योंकि हम अपने जीवन के सभी कार्य मौखिक भाषा द्वारा नहीं कर सकते। एक शिक्षक व्यक्ति को अपने जीवन में लिखित भाषा की अधिक आवश्यकता होती है। अपने घर का हिसाब किताब रखने, व्यापारिक गतिविधियों को चलाने तथा निजी पत्र लिखने के लिए लिखित भाषा का ही सहारा लिया जाता है। हिंदी लेखन में दोषों के कारणों का तथा उनके सुधारों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।
ठीक है। अगला है हिंदी दोष व अशुद्धियां। कहने का मतलब हिंदी लेखन के दोषों, कारणों तथा उनके सुधारों के उपाय या उनके दोष व अशुद्धियां इस प्रकार है। सबसे पहला है संयुक्त वर्ण संबंधी दोष। विद्यार्थियों में संयुक्त वर्ण संबंधी दोष देखे जाते हैं, प्राय देखे जाते हैं। ये कश को कस, त्र को तर आदि लिखना सामान्य सी बात है। अध्यापक को इन त्रुटियों का निदान कक्षा कक्ष में बच्चों के सम्मुख तुरंत करना चाहिए। दूसरा है बच्चों शिरोरेखा अशुद्ध प्रयोग या शिरोरेखा का अशुद्ध प्रयोग। शिरोरेखा का सही प्रयोग न होने के कारण बच्चे प्राय ग को ध लिख देते हैं और ध को ग और ब को म और म को ब लिख बैठते हैं, जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे घर को धर लिख दिया, ठीक है, भारत माता को मारत बाता लिख दिया, माला को बाला लिख दिया, घबराना को घबराना लिख दिया, धरती को घरती लिख दिया। मतलब शिरोरेखा जब आगे तक चली जाती है ग के ऊपर तो वह क्या हो जाती है, द नहीं रहता है, द का ग बन जाता है। अगला है बच्चों श और छ लिखना। कुछ बच्चे कश को छ लिखकर अशुद्धियां करते हैं, जैसे क्षमा को क्षमा, परीक्षा को परीक्षा, लक्ष्मण को लक्ष्मण, क्षेम को क्षेम आदि। ये जो श वाला जो गलतियां हैं मैंने देखा है कि हरियाणा में बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगला है वर्णों का लोप। वर्णों का अनावश्यक लोप करने में अनेक अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती है। द्व को द्वंद, अध्ययन को अध्ययन, स्वास्थ्य को स्वास्थ्य, स्वालंबन को स्वालंबन, उद्देश्य को उद्देश्य लिखना सामान्य सी बात है। इसी प्रकार कुछ बच्चे दोष शब्दों में अनावश्यक वर्ण जोड़ देते हैं, जिससे अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती है। स्नान को स्नान, जो स आधा है तो स पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपका जो वर्ण आधा है जिसको हलंत करके आधा हो जाता है उसको पूरा, जैसे स्कूल को स्कूल, स्कूल पढ़ेंगे, जबकि स्कूल होता है स्कूल, ठीक है। इसी प्रकार अगला है बच्चों हमारा श, स और श की अशुद्धियां। प्राथमिक भाषा शिक्षक प्राय स, श और श का ज्ञान करवाते समय प्राचीन पद्धति को प्रयोग करते हैं। जैसे स से सड़क बोल देते हैं वो, और श से शलगम और श से षटकों। परंतु यदि इन वर्णों के उच्चारण स्थान बताया जाए तो उचित होगा। उच्चारण वेद को स्पष्ट किया भी जा सकता है, परंतु यदि इन चीजों को आप उच्चारण बताकर स्पष्ट नहीं करेंगे तो बच्चे ये तीनों वर्णों संबंधी दोष क्या है प्राय करते रहेंगे, ठीक है। अगला है एक वचन। एक वचन से बहुवचन संबंधी अशुद्धियां। छोटे बच्चे अज्ञानता के कारण एक वचन का बहुवचन बनाते समय अनेक अशुद्धियां करते हैं। जैसे दवाई से दवाइयां, मिठाई से मिठाइयां, नारी से नारियां। तात्पर्य यह है कि एक वचन से बहुवचन जब भी हम करते हैं बच्चों, तो जो हमारी ई की मात्रा होती है वो बच्चे बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं, जबकि हम जो उच्चारण अच्छे से करें तो अब दवाइयां, दवाइयां है ना, एक हुआ दवाइयां, एक हुआ दवाइयां। तो छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा के बीच में अंतर स्पष्ट करना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अक्सर जो मात्रा संबंधी दोष है एक वचन बहुवचन में हमेशा ई की मात्रा छोटी लगती है और बच्चे क्या अशुद्धि करते हैं, बड़ी मात्रा का प्रयोग करते हैं और वो जो शब्द जो है अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। अगला है मिश्रित व्यंजनों की अशुद्धियां। कभी कभी विद्यार्थी मिश्रित व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन लिखते समय अनावश्यक अशुद्धियां करते हैं। जैसे विद्यालय को विद्यालय, चिन्ह को चिन्ह लिखना शुरू कर देते हैं, जो सामान्य सी
गलती है। अगर इसको इस गलती पर या इन अशुद्धियों पर अगर अध्यापक शुरुआत में ही बच्चे जब गलतियां कर रहे हैं शुरुआत में इसको ध्यान दिया जाए तो ये गलतियां क्या है बहुत जल्दी सुधर सकती है और बच्चे बड़े होते होते तक अपने आप ही समझ जाते हैं। अगला है अल्पप्राण और महाप्राण की अशुद्धियां। ये अशुद्धियां मेरे बच्चों बहुत सारे अध्यापक भी क्या है जब उच्चारण करते हैं वर्णों का, सबसे पहले तो वर्णों का उच्चारण आना चाहिए आपको। स्वर और व्यंजन जो है हमारे जो वर्ण है उनका उच्चारण एक अध्यापक को बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे अ, एक मैं उदाहरण देती हूँ, अ, ओ, अ। अध्यापक क्या बोलता है? ओ, औ। जबकि ओ, अ। अब ओ की मात्रा क में लगाया तो ओ, और अ की मात्रा को में लगा दिया तो क में लगा दिया तो क, कौन। ठीक है, और और ये चीजें अध्यापक को अपने आप सीखनी पड़ेगी और अध्यापक उच्चारण में माहिरता हासिल करे तब जाकर ही बच्चे उच्चारण संबंधी क्या है अशुद्धियां कभी नहीं करेंगे। जो अल्पप्राण और महाप्राण ये उच्चारण में ही सम्मिलित है। जैसे वर्णों को से क, ख और आय प्राय जो पढ़ते कैसे है क, ख, ग, ग, न, क, ख अल्पप्राण महाप्राण, ग, घ अल्पप्राण और महाप्राण। इस तरह से अ, आ, ई। देखो ना, एक में अल्पप्राण हो रहा है पहले में और दूसरे में महाप्राण। ठीक है, तो ये अल्पप्राण और महाप्राण संबंधी अशुद्धियों पर अच्छे से ध्यान देना है। फिर से मैं कहती हूँ कि हिंदी भाषा ऐसी भाषा है उसको जिस तरह से हम उच्चारित करते हैं, जिस तरह से मुख से हम उसको मिश्रित करते हैं, बोलते हैं, उसी प्रकार से उसको लिखी जाती है। अगर बच्चों को आप एक बार उच्चारण अच्छे से समझाएंगे तो निश्चित ही लेखन कौशल में कभी भी अशुद्धियां नहीं करेंगे। अगला है व और ब की अशुद्धियां। ये अक्सर करते हैं। ये एक देश काल और वातावरण पर भी निर्भर करता है। अक्सर देखने में आता है कि वसंत को बसंत बोल देते हैं, वसंत ऋतु को बसंत ऋतु, विनोद को बनोद बना देते हैं। ठीक है, व और ब में बहुत सारी अशुद्धियां करते हैं। कुछ बच्चे क्या है इसका अंतर समझ ही नहीं पाते, वो सोचते हैं कि ये दोनों एक ही चीज है, एक ही है। जैसे विद्या को विद्या, ठीक है, वायु को वायु, वकील को वकील, जबकि वकील होता है अशुद्ध क्या है वकील है, अशुद्ध क्या है वकील, वायु है शुद्ध और अशुद्ध क्या है वायु, है ना, वसंत और बसंत। इस तरह की छोटी छोटी गलतियां हैं जिसको हम समय रहते ही ठीक कर सकते हैं। जब हम बच्चों के गृह कार्य देते हैं और गृह कार्य जो पुस्तक उत्तर पुस्तिका में जो लिखी हुई सामग्री होती है बच्चों की, उसको अच्छे से देख करके उनकी अशुद्धियों को निकाल करके उसको ठीक करने के लिए दिया जाए, बार बार उनको लिखने के लिए दिया जाए, तो ये अशुद्धि, इस तरह की जो छोटी छोटी अशुद्धियां हैं ये सब बच्चे आगे से कभी नहीं करेंगे। अगला है ड, ढ और ढ का शुद्ध उच्चारण। बच्चे अब सरफ लिखेंगे तब वो ड के नीचे अनुस्वार में लगाएंगे, और डक्कन लिखेंगे तब भी लगाएंगे। तो डालियों को ढालियां, डालियां या डालिया, ठीक है, पड़ा को पड़ा, पड़ा में बिंदु लगेगा, द के नीचे अनुस्वार लगेगा, जबकि पड़ा लिख देते हैं। मतलब अनुस्वार संबंधी बहुत सारी अशुद्धियां बच्चे करते हैं। जैसे है, अगर बहुवचन कोई वाक्य आपका बहुवचन में है तो उसे है लिखेंगे, है लिखेंगे, बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ क्या होना चाहिए, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो दोष व अशुद्धियां हैं इनको अध्यापक को सबसे पहले कर्तव्य अध्यापक का बनता है कि वो इस जितनी भी अशुद्धियां हमने अभी यहाँ आपको बताई वो अशुद्धियों के बारे में, उन अशुद्धियों के बारे में सबसे पहले अध्यापक को स्वयं को ज्ञान होने के बाद वो सावधानी पूर्वक उसको पढ़े और उसमें माहिरता हासिल करे, तब जाकर के वो अपने कक्षा में बच्चों को बताए। अशुद्धियों के कारण
यदि बच्चों को देवनागरी लिपि का समुचित ज्ञान नहीं हो तो वे अक्षर विन्यास संबंधी अनेक प्रकार की त्रुटियां करते हैं। देवनागरी लिपि नहीं पढ़ाया होगा आपने तो बच्चे आपके क्या है अशुद्धियां जरूर करेंगे। सबसे पहले है देवनागरी लिपि का उचित ज्ञान का। अक्षर विन्यास की अशुद्धियों को दूर करने के लिए छात्रों को लिपि का समुचित ज्ञान कराया जाना चाहिए, साथ ही उसे मात्राओं का भी समुचित ज्ञान कराया जाए ताकि उसकी अशुद्धियां कम होती जाएंगी। जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को ह्रस्व और दीर्घ संबंधी जो बातें हैं उसको अच्छे से, जो नियम है व्याकरण के वो अच्छे से बताया जाए। उन्हें बताया जाना चाहिए कि ह्रस्व की मात्रा व्यंजन है, व्यंजन से पहले लगती है, और दीर्घ की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। इस तरह की जो व्याकरण संबंधी नियम है वो बच्चों को अच्छे से समझाना होगा। इसी प्रकार से रेफ या रकार का प्रयोग का भी उन्हें ज्ञान दिया जाना चाहिए। अगला है मात्रा का पूर्ण ज्ञान न होना। कारण पूर्ण ज्ञान न होने के कारण बच्चा अक्षर विन्यास संबंधी अशुद्धियां करता है। भले ही हिंदी एक मनोवैज्ञानिक भाषा है और इसकी लिपि भी वैज्ञानिक है। अनेक बार असावधानी के कारण अक्षर विन्यास संबंधी अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी शीघ्रता के कारण अक्षर विन्यास की त्रुटियां हो जाती है। जिन बच्चों को व्याकरण संबंधी नियमों का ज्ञान नहीं होता, या जो अध्यापक बच्चों को व्याकरण के नियमों का पूर्ण ज्ञान नहीं देते, उनमें देखने में आया है कि वो क्या है, बहुत सारी जो है अक्षर विन्यास संबंधी त्रुटियां करते हैं। प्राय देखने में आया है कि आज ऐसे लोग अध्यापन कार्य कर रहे हैं जिनकी रुचि प्राय क्या है अध्यापन में नहीं है। ठीक है। अगला है कुछ अध्यापक संशोधन कार्य को अतिरिक्त बोझ मानते हैं, है ना। तो सोचते हैं कि हमने संशोधन नहीं करना है, हमने खोज नहीं करना है, इसको हमने ऊपर नीचे या सीधा करके नहीं लिखना है। तो वो जो है इससे संबंधित क्या है त्रुटियां करते हैं। प्रांतीय बोलियों तथा उपबोलियों के प्रभाव स्वरूप भी बच्चों के उच्चारण संबंधी त्रुटियां उत्पन्न हो जाती है। उनके देखने में बार बार उनके त्रुटियों में यह देखने में बार बार आया है कि बच्चे संवेगात्मक या सांवेगिक तनाव की स्थिति में भी क्या है लिखते समय अपना संतुलन खो बैठते हैं। कुछ छात्रों की तो श्रवणेंद्रियां यानी कि सुनने की जो इंद्रियां होती है कमजोर हो जाती है। कुछ छात्रों की स्मृति बहुत ही कमजोर हो जाती है। ठीक है। इस तरह से जो है बहुत सारे जो अशुद्धियों के कारण है। इन कारणों को अध्यापक को अच्छे से क्या है बच्चों के कक्ष में दूर करने होंगे, तब जाकर के हमारी जो है जो लेखन संबंधी अशुद्धि है, वाचन संबंधी अशुद्धियां हैं और मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी अशुद्धियां हैं, ये सब दूर किए जा सकते हैं। अशुद्धियों को दूर करने के उपाय। लिपि का उचित ज्ञान। सबसे पहले है अक्षर विन्यास की अशुद्धियों को दूर करने के लिए छात्रों को लिपि का क्या है पूर्ण ज्ञान कराया जाए। साथ ही इसके साथ ही क्या है उसे मात्राओं का भी समुचित ज्ञान कराया जाए तो उसकी अशुद्धियां कम होती जाएगी। उदाहरण के लिए एक छोटे बच्चों को ह्रस्व की मात्रा लगाने का पता नहीं होता, उन्हें बताया जाना चाहिए कि ह्रस्व की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है और दीर्घ की मात्रा व्यंजन से या व्यंजन के बाद में लगती है। इसी प्रकार रेफ और रकार की भी विस्तृत रूप से उनको जानकारी देनी चाहिए कि रेफ और रकार में र जो है 5 प्रकार से लिखी जाती है। वो 5 प्रकार के र कौन कौन से हैं अध्यापक को श्याम पट पर अच्छे से बताना चाहिए, लिखकर बताना चाहिए और उस 5 प्रकार के र का प्रयोग करते हुए शब्दों को लिख करके बच्चों को बताना चाहिए कि ये जो 5 प्रकार के र है कौन से शब्दों में कैसे लगते हैं। ठीक है। अगला है 12 खड़ी का अभ्यास। पहले मात्राओं का शुद्ध ज्ञान कराने के लिए प्रत्येक वर्ण के साथ स्वरों की मात्राएं लगाकर अभ्यास कराया जाता था। जैसे
जैसे चच्चा, चिच्ची, चुच्चू, चे, चै, चो, चौ, चंचा। ये एक मैंने उच्चारण करके बता दिया बच्चों। इस तरह से क्या है बच्चे, एक वर्ण पर किस तरह से स्वर संबंधी जो मात्राएं हमारी हैं उनको किस तरह से प्रयोग करते हैं और उसका उच्चारण किस तरह से करते हैं सीख जाते हैं। इस अभ्यास को पुनः लागू किया जाना चाहिए। ये जो 12 खड़ी वाला जो अभ्यास है बच्चों, इसको दोबारा से फिर से लागू करना चाहिए। ये छोटी क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी अभ्यास है। इससे विद्यार्थी त्रुटियां नहीं करेंगे और मात्राओं का ठीक से प्रयोग करना सीख जाएंगे। अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि इस प्रकार का अभ्यास लेखन संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुआ है। अगला है व्याकरण का समुचित ज्ञान। विद्यार्थियों को हिंदी व्याकरण का समुचित ज्ञान भी कराया जाना चाहिए। एक वचन से बहुवचन बनाना, लिंग परिवर्तन करना, संधि, समास, अनुस्वार, चंद्र बिंदु, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, विभक्तियों आदि की समुचित शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा करने से बच्चों की अशुद्धियां कम हो सकती हैं। कारण यह है कि अधिकांश बच्चे व्याकरण का समुचित ज्ञान न होने के कारण अशुद्धियां करते हैं और समुचित ज्ञान के लिए सबसे पहले अध्यापक को व्याकरण में माहिर होना चाहिए। ठीक है। अगला है शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का अभ्यास। प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि वह स्वयं भी भाषा का शुद्ध उच्चारण करे और विद्यार्थियों को भी शुद्ध उच्चारण की शिक्षा दे। साथ साथ शुद्ध उच्चारण का अभ्यास भी कराया जाना चाहिए। ऐसा करने से वर्तनी के बहुत सारे दोष दूर हो सकते हैं। जो बच्चे ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण नहीं करते वे प्रायः शब्दों को अशुद्ध लिखते हैं। तात्पर्य है कि जब आपका उच्चारण शुद्ध होगा, आप अच्छे से बिल्कुल साफ सुथरी वाणी में बोलेंगे तो आप लेखन संबंधी अशुद्धियां भी कम करेंगे। अध्यापक का जो आदर्श वाचन होता है बच्चों, वो बिल्कुल शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, शुद्ध, स्पष्ट और मृदु होना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से सुन सके। अच्छे से सुनने के बाद वो ठीक से अशुद्धि किए बिना लिख सके। अगला हमारा क्या है बच्चों, लिखित कार्य का संशोधन। अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि वह विद्यार्थियों को घर पर लिखने का कार्य दे और उनके द्वारा लिखे गए कार्य को सावधानी पूर्वक संशोधन भी करें। इसके लिए लाल व हरी स्याही का या लाल व हरी पेंसिल का प्रयोग भी किया जा सकता है। वह बच्चों को यह शिक्षा दे कि वे सावधानी पूर्वक लिखने का प्रयास करें। अध्यापक को स्वयं भी शुद्ध लिखना चाहिए क्योंकि शिक्षक ही बच्चों का आदर्श होता है। यानी कि शिक्षक ही बच्चों का आदर्श होता है। मैंने कहा ना, जैसे शिक्षक बोलेगा, जैसे शिक्षक की वाणी होगी, जैसे उसकी उच्चारण होगी, जैसे वो श्याम पर जिस तरह से अक्षर और जिस तरह से शब्द लिखेगा, ठीक उसी तरह के शब्द जो है बच्चे लिखेंगे। क्योंकि बच्चे जो है अध्यापक का अनुकरण करते हैं और बच्चे उसी का अनुकरण करते हुए उसी की तरह लिखना शुरू कर देते हैं। अगला है वाचन का अभ्यास। कक्षा में छात्रों में सस्वर तथा मौन वाचन का अधिकाधिक अभ्यास कराया जाना चाहिए। वाचन के फलस्वरूप विद्यार्थी वाचन में वर्तनी के शुद्ध रूप को देखते हैं और वाचन से शुद्ध रूप का उनकी स्मृति पटल पर अंकित हो जाता है। वाचन का अभ्यास कराने से बच्चे शुद्ध वर्तनी लिखना सीख जाते हैं। यदि फिर भी कोई बच्चा अशुद्धियां करता है तो भाषा शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि वह बच्चों से शुद्ध वाचन करवाएं और शुद्ध लिखने की प्रेरणा दें, उनको प्रोत्साहित करें। ठीक है। अगला तीव्र गति से लिखने का अभ्यास। शिक्षक का यह भी कर्तव्य बनता है कि वह विद्यार्थियों को जल्दी या तेज गति से लिखने का अभ्यास करवाए। परीक्षा के लिए यह अभ्यास बड़ा उपयोगी है। इसके लिए अनुलेख, अनुलिपि, प्रतिलिपि आदि का सहारा लिया जा सकता है, परंतु तेज लेखन के कारण कुछ बच्चों का हस्तलेखन दूषित भी हो सकता है। इस बात का भी अध्यापक को ध्यान रखना है। इस संबंध में भाषा शिक्षक को सावधान लेना चाहिए और अनुलेख, अनुलिपि
तथा प्रतिलिपि का अभ्यास निरंतर चलते रहना चाहिए। ठीक है। अगला है शब्दकोश के प्रयोग पर बल। शुद्ध अक्षर विन्यास के लिए छात्रों को शब्दकोश के प्रयोग की प्रेरणा दी जानी चाहिए। जो भी छात्र शब्दकोश का अधिकाधिक प्रयोग करता है उसका शब्द भंडार निरंतर बढ़ता जाता है। कहते हैं कि जब भी वाक्य हमने बनाना है तो वाक्य बनाने से पहले हमारे पास शब्दों का एक बहुत बड़ा भंडार हमारे जहन में संचित रहना चाहिए। यदि आपके पास शब्दों का भंडार नहीं होगा बच्चों तो आप वाक्य बनाने में सक्षम नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन इस संबंध में यह उल्लेख करना जरूरी है कि भाषा शिक्षक को स्वयं शब्दकोश का भी प्रयोग करना आना चाहिए, तभी वह बच्चों को शब्दकोश का प्रयोग करने की शिक्षा दे सकता है। अगला है विश्लेषण विधि का प्रयोग। हिंदी भाषा में कुछ शब्द बहुत बड़े होते हैं, छात्रों के लिए उनका उच्चारण करना अत्यंत कठिन हो जाता है। अतः अध्यापक को उन शब्दों को सरल बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। इसके लिए शब्दों को अलग अलग खंडों में बांटकर छात्रों को वर्तनी का अभ्यास कराया जाना चाहिए। जो बच्चा छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा में जाता है उसी प्रकार बड़े शब्दों की संख्या बढ़ने लगती है। यदि बच्चों को विश्लेषण विधि का समुचित ज्ञान दिया जाए तो वे अशुद्धियों से बच सकते हैं। अगला है शब्द पुस्तिकाएं बनाना। छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि करने का एक प्रमुख उपाय यह है कि उन्हें शब्द पुस्तिकाएं बनाने के लिए प्रेरित किया जाए। इन शब्द पुस्तिकाओं में छात्र को उन शब्दों का संग्रहण करने दिया जाना चाहिए जिसके उच्चारण में छात्र अशुद्धि करते हैं। यह प्रयोग लेखन संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यदि किसी बच्चे ने सुंदर पुस्तिकाएं बनाई है तो वे अन्य बच्चों को भी दिखाई जा सकती है, ताकि अन्य बच्चे भी उसी बच्चे के तरह शुद्ध पुस्तिकाएं या शुद्ध और सुंदर पुस्तिकाओं का निर्माण कर सके। शारीरिक उपचार। यदि अध्यापक को पता चले कि किसी छात्र में श्रवण अथवा नेत्र संबंधी कोई विकार है तो छात्र के माता पिता को इस दोष से अवगत कराना चाहिए ताकि वे उनका उपचार कर सके। ऐसे बच्चों को किसी विशेषज्ञ चिकित्सक के पास ले जाना नितांत आवश्यक है। इस कार्य के लिए शिक्षक माता पिता की सहायता भी कर सकता है। कैसे कर सकता है? किसी विशेष चिकित्सक जो विशेषज्ञ है, जो कान का विशेषज्ञ है जिसको ENT बोलते हैं, है ना, तो उसका पता करके उसके साथ संपर्क करके उसका फोन नंबर लेकर के अभिभावक को दिया जा सकता है और अभिभावक अपने बच्चों को लेकर उस चिकित्सक के पास जा करके अपने बच्चे का इलाज कर सकता है। अध्यापक का व्यवहार तथा व्यक्तिगत ध्यान, ये बहुत ही जरूरी चीज है बच्चों। अध्यापक को छात्रों के प्रति प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इससे वह छात्रों के लेखन को शुद्ध करने का प्रयास में सफल हो सकेगा। यदि अध्यापक का व्यवहार आत्मीयतापूर्ण होगा तो निश्चय ही बच्चे उसके संपर्क में रहेंगे और उससे त्रुटियों के बारे में पूछ सकेंगे। विशेषज्ञ या विशेषकर अध्यापक को कमजोर बच्चे की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना होगा। अगर व्यक्तिगत ध्यान आप बच्चों के प्रति नहीं है आपका, तो आप बच्चों के त्रुटियों को कभी भी आप उनकी त्रुटियों को क्या है ढूंढ नहीं पाएंगे। अगर जब त्रुटियां ही नहीं ढूंढ पाएंगे तो उनका उपाय भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगला है कक्षा में विद्यार्थियों की सीमित संख्या होना। ठीक है। प्राय देखने में आया है कि प्रारंभिक कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती है और शिक्षकों की संख्या बहुत कम होती है। कुछ विद्यालयों में तो कक्षा 1 से 5 तक केवल एक ही शिक्षक नियुक्त किया जाता है, जो भाषा के साथ साथ अन्य विषय भी पढ़ाता है। इससे शिक्षक विद्यार्थियों की ओर पूरा ध्यान नहीं दे पाता है और तथा कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सीमित होनी चाहिए और शिक्षकों की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। तात्पर्य है कि 1 से 5 तक कक्षाओं में 1 से 5 तक ही क्या है अध्यापक होने चाहिए, ताकि प्रत्येक क्लास को अच्छे से पढ़ाया जा सके और उन्हें
जितनी भी अशुद्धियां हैं, जो भी पाठ्य वस्तु संबंधी अशुद्धियां, उनको दूर किया जा सके। अगला है सामान्य त्रुटियों का सामूहिक रूप से स्पष्टीकरण। अक्सर देखने में आता है कि कुछ छात्रों की त्रुटियां प्राय एक जैसी होती है। ऐसी त्रुटियों की एक सूची बना लेनी चाहिए, फिर अध्यापक को उन त्रुटियों को श्यामपट्ट पर लिखकर उनका शुद्ध रूप छात्रों को स्पष्ट रूप से कराना चाहिए। क्या है, अध्यापक इन गलतियों को, इन दोषों को, इन अशुद्धियों को पहचान सके और उसकी सूची बना ले। सूची बनाने के बाद क्या है, वो श्यामपट्ट पर लिखकर एक एक जो दोष है, एक एक जो अशुद्ध शब्द है, उनको लिख करके बच्चों को स्पष्ट करना चाहिए। खेल विधि का प्रयोग हमारा जो अंतिम है वो है खेल विधि का प्रयोग। प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अक्षर विन्यास की शिक्षा देने के लिए खेल विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए कक्षा को 2 टोलियों में बांट दिया जाता है। ठीक है, टोली 1 और टोली 2। अच्छा, दोनों टोलियों में से एक छात्र को बुलाकर बारी बारी से श्यामपट्ट पर कुछ शब्द लिखवाने चाहिए। जो छात्र अधिक शुद्ध शब्द लिखे उसे विजयी घोषित करना चाहिए, है ना। एक और है अंत्याक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा सकता है। दोनों टोलियों में से बारी बारी से एक एक करके छात्रों को बुलाकर श्यामपट्ट पर क्या है, शब्द लिखवाया जाए। फिर लिखे गए शब्द के अंतिम वर्ण से आरंभ होने वाला शब्द दूसरे समूह के छात्र से लिखवाया जाए। हमें मौखिक नहीं करना है, हमें लिखित करना है ये चीजें। ठीक है, और दूसरा एक और भी है, जैसे आप क्या है, शब्दों को लिखते समय पूर्ण शब्द न लिखकर बीच बीच में वर्ण हटाकर रिक्त स्थान जोड़ने चाहिए। फिर छात्रों से उन रिक्त स्थानों की पूर्ति करानी चाहिए। ठीक है, कुछ शब्द अभी तो लिख लेने, जैसे आपको कहानी भी आती है, मान लो एक कहानी है, उसमें बीच बीच में आपने कहानी के शब्द निकाल दिए और दूसरी टोली के बच्चों को बोल दिया कि इस बीच में जो अक्षर हमने निकाल दिया है उसको लिखे और पूरी कहानी को पूर्ण करें। इस तरह के बहुत सारे क्या है, खेल विधि करा सकते हैं। अध्यापक को छात्रों को कुछ शब्द दिखाने चाहिए, फिर उन शब्दों को वहां से हटा देना चाहिए और उन्हीं शब्दों को लिखने के लिए कहा जाना चाहिए। तो इस तरह से करेंगे तो उनकी जो स्मरण शक्ति है, उनकी जो चिंतन और मनन करने की शक्ति है, वो जो है बच्चों में विकसित होगी। ठीक है, इस प्रकार इस तरह के उपायों से छात्रों के अक्षर विन्यास संबंधी दोषों को दूर किया जा सकता है। इसी के साथ बच्चों, आज का ये मेरा जो पाठ्य वस्तु है या पाठ्य बिंदु है, यही समाप्त हुआ। नमस्कार, जय हिंद।